गुड आफ्टरनून। हमने मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स ये रिसेंटली एक चैप्टर फिनिश कर दिया। उसके बाद जो चैप्टर हमें देखना है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर के बारे में कहा जाए तो इन लोगों ने अभी पूरा ढांचा इसका बदल दिया है। जितना सिंपल ये पहले सिलेबस में रखा था उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट उन्होंने इस सिलेबस में रख दिया है। डिफ़िकल्ट यानी कंसेप्ट डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है और ना ही ये समझना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये डिफ़िकल्ट है रीडिंग के लिए। जब आप इसे रीड करते हो तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा कि यार क्यों पढ़ रहा हूँ मैं। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम आपको इसकी रिटन नोट्स दे दें। तो जैसे ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा वी विल ट्राई टू गिव यू रिटन नोट्स ऑफ दिस चैप्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि कुछ थियरी क्वेश्चंस इसकी एक्सरसाइज में दिखाई देते हैं और उन थियरी क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करके आंसर बनाने की कोशिश करोगे तो शायद कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट जा सकता है, और इसीलिए ये चैप्टर की थियरी नोट्स हम एज अर्ली एज पॉसिबल देने की कोशिश करेंगे। अब क्या हुआ है पता है क्या, बेसिकली इन्होंने ना स्टेट बोर्ड जो प्रीवियस पार्ट था उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। क्यों किए हैं पता नहीं, बट बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे कि ये अचानक से कुछ थियोरेटिकल पार्ट या एक सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हुआ है ऐसा नज़र आ रहा है। और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे ऐड करके रख दी है। हालांकि इतनी सारी चीज़ें ऐड करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। वो बहुत सिंपल तरीके से भी इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकते थे, बट ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। बट एनीवे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, चैप्टर समझना मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट भी मुश्किल नहीं है, बट जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है यहाँ पे, जिस तरह से किसी टॉपिक को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। तो एक सजेशन यही रहेगा कि डोंट ट्राई टू राइट आंसर्स ऑफ थियरी क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑन योर ओन। हम आपको दे देंगे, आप उसे ज़रा रिफ़र करो और बाद में लिखो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर थियरी। तो क्या देखा हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स में? मैग्नेटिक मटेरियल्स में एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में हमने ये देखा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहा है, यानी दैट चार्ज इज मूविंग, इफ़ द चार्ज इज मूविंग दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दैट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड। दूसरी एक चीज़ कि अगर किसी कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर है, सो इसमें से अगर करंट पास हो रहा है देन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड दिस कंडक्टर लाइक दिस, ठीक है। तो कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, यानी क्या फ्लो हो रहा है? कंडक्टर में से चार्ज फ्लो हो रहा है, सो देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस कंडक्टर। यानी ओवरऑल क्या कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते हैं यहाँ से? हम ये कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ चार्ज या मूवमेंट ऑफ चार्ज देयर इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। तो लोगों ने उसका उल्टा सोचना शुरू कर दिया। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करें या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें और जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल्स मूव होने लगे? उल्टा, पहले हमने क्या कंक्लूजन डिराइव किया था? मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स में हमने क्या देखा था? वी डिराइव्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या देखा कि व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। अब हम उसका उल्टा देखना चाहते हैं, हम उसका उल्टा वेरीफाई करना चाहते हैं। उल्टा वेरीफाई करना चाहते हैं यानी हम अभी मैग्नेटिक फील्ड को मूव करने वाले हैं। वी आर ट्राइंग टू मूव मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैग्नेटिक फील्ड को मूव करना यानी टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता हूँ, सो विल देयर बी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या चार्ज पार्टिकल उसकी वजह से मूव होंगे? ये हमें वेरीफाई करना है, हमें नहीं करना, वो ऑलरेडी हो चुका है। और इसके लिए कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, फैराडेज है, हेनरी है, लेंस है। तो इन लोगों ने कुछ वेरिफिकेशंस किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके ऊपर उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स भी डिराइव किए हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो है ना वो स्टार्ट होते हैं आपके पेज नंबर 265 से। तो हम उसको अभी शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट भी बहुत सिंपल है। थोड़ा सा लिखना जो है इन्होंने गड़बड़ कर दी है, बट हमें उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम आपको वो नोट्स दे देंगे। बढ़ते हैं आगे टू द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट।
पहले तो देख लो, ये होता है आपका गैल्वेनोमीटर, इस तरह से रहता है, ये उसका पॉइंटर है एंड द पॉइंटर कैन डिफ्लेक्ट टू दिस साइड एज वेल एज दिस साइड, यानी ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज योर जीरो, दिस इज -1 -2 -3, दिस इज +1 +2 +3। ये क्या है, यानी अगर करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, सो वी मे नोट द डिफ्लेक्शन टू +1 +2 +3, या फिर उसके बीच में भी डिवीजन हमें मिल सकता है। या फिर अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है, सो पॉइंटर विल डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए इसका जो जीरो रहेगा इस वाले गैल्वेनोमीटर का, वो ऐसे सेंटर में रहता है। तो ये एक करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो पॉइंटर विल डिफ्लेक्ट इन अपोजिट साइड। तो ये है आपका गैल्वेनोमीटर। कुछ गैल्वेनोमीटर ऐसे भी होते हैं, याद रखना। और इस तरह के गैल्वेनोमीटर्स जो है ना, वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है टू वेरीफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अब ये एक्सपेरिमेंट है ना, शायद आपने स्कूल में पढ़ा है या देखा है, 10th या 9th के आसपास आपने इसे देखा है। शायद आपने डीसी मोटर ये भी पार्ट पढ़ा है, तो उसी के आसपास में ये कहीं पे तो था, एनीवे मुझे याद नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सो देयर इज़ अ मैग्नेट and this is a coil and this coil's two ends are connected to galvanometer। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस इन लोगों ने किए, हेनरी, फैराडे, लेंस, इन लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। ऑब्जर्वेशन उनका टारगेट क्या था, उनको ये देखना था कि यार अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, सो इज़ देयर एनी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल की मोशन है कि नहीं, यानी मैं ऐसे हवा में मैग्नेट मूव करूंगा और कहीं पे चार्ज पार्टिकल है हवा में, तो वो मुझे दिखेंगे नहीं, वहाँ पे मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है कि नहीं। तो चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग देयर इज़ द करंट इन अ कंडक्टर। तो वो हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो क्या किया यहाँ पे उन्होंने, दिस इज़ योर मैग्नेट, और ये मैग्नेट जो है ना, मैं जब ऐसे मूव करता हूँ, वेन एवर द मैग्नेट इज इन मोशन, ऐसा देखा गया कि देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर। फिर से सुनो, जब ये मैग्नेट जो है इट इज़ इन मोशन, ये मैग्नेट ऐसे नज़दीक आ रहा है, सो ड्यूरिंग इट्स मोशन देयर इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। देखो इस पूरे कॉइल को कहीं पर भी हमने बैटरी सप्लाई, पावर सप्लाई, ईएमएफ कनेक्ट नहीं किया है, बट स्टिल वेन एवर द मैग्नेट इज मूविंग देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब ये हो रहा है कि देयर इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, देयर इज अ करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, वो मूव हो रहा है। क्यों मूव हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये उन्होंने देखे हैं। सो वेन एवर अ मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व। नाउ लेट अस अज्यूम कि डिफ्लेक्शन जो है ना वो इस साइड में है, ठीक है। अब क्या किया, सेम मैग्नेट इसी तरह के, जब ये नज़दीक आ रहा था तो डिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पे मिला। जब ये मैग्नेट यहाँ के रुक गया, magnet is stationary, in that case pointer comes back to 0। जब मैग्नेट रुक जाता है then pointer comes back to 0, यानी जब मैग्नेट स्टेशनरी है तो करंट इन द कॉइल इज 0, द करंट इन द कॉइल इज 0। क्योंकि देखो जैसे जैसे मैग्नेट नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग, यानी हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। सो वेन एवर देयर इज अ चेंज देन देयर इज़ अ करंट। बट जैसे ही मैग्नेट रुक जाता है तो करंट जो है ना वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि पॉइंटर जो है वो पॉइंटर यहाँ पे ज़ीरो पे आ जाता है। सो वेन एवर देयर इज़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि मैग्नेट एक जगह पे रुक गया है। ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है ऐसा नहीं है, बट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो, क्योंकि मैग्नेट अभी स्टेशनरी हो गया है। So the flux passing through the coil is constant, it is not zero, flux passing through the coil is constant, ठीक है। And as there is no change in magnetic field there is no current flowing through the coil। ये दूसरा एक ऑब्जर्वेशन है। अब एक और ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो जब ये मैग्नेट अब यहाँ पे स्टेशनरी था तो देर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर, दैट मीन्स देर इज़ नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, या फिर देर इज़ नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब ये मैग्नेट में वापस लेके जाता हूँ, जब मैं इसे वापस लेके जा रहा हूँ
व्हेन अ मैग्नेट इज इन मोशन, इन दैट केस मुझे ऐसा पता चला कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। देयर इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यानी ये एक और ऑब्जर्वेशन हमें पता चला। और जैसे मैं उसे वापस लेके जाता हूँ और एक जगह पे स्टेशनरी रखता हूँ, अब वो स्टेशनरी हो गया है, सो देर इज़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देर इज़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट इज ऑल्सो ज़ीरो। ये सारे के सारे मैं ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ, जो ऑब्जर्वेशंस हमने देखे, हमने यानी उन्होंने देखे। तो ये थे कुछ ऑब्जर्वेशंस। तो क्या पता चला यहाँ पे? तो यहाँ पे ये पता चल रहा है हमें कि जैसे ही मैग्नेट रुक जाता है देयर इज़ नो करंट, जैसे ही मैग्नेट मूव होना शुरू करता है देयर इज़ सम करंट। व्हेन मैग्नेट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन इज ऑल्सो अपोजिट, दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो अपोजिट। तो ये कुछ यहाँ पे हो रहा है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इन शॉर्ट ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं। कैसे इंड्यूस कर रहे हैं? बाय मूविंग दैट मैग्नेट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है पेज नंबर 265 पे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट, आई होप आई हैव डिस्कस्ड ऑल पॉइंट्स। इंड्यूस करंट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। यानी आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि मैग्नेट को स्टेशनरी करो और कॉइल को मूव करो, स्टिल यू विल गेट सेम ऑब्जर्वेशन। यानी कॉइल ऐसे नज़दीक लेके जाओ, यू विल गेट करंट इन दिस डायरेक्शन। अब कॉइल को दूर लेके जाओ, यू विल गेट करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। कॉइल और मैग्नेट दोनों को स्टेशनरी रखो, यू विल नॉट गेट एनी करंट इन द कॉइल। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, यानी आप आइदर यू मूव मैग्नेट और यू मूव कॉइल, यू विल गेट सम करंट एज लॉन्ग एज देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। बट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, यानी both are stationary, then there is no EMF induced, there is no current through the galvanometer। ये हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, सिमिलर है, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस परमानेंट मैग्नेट दे हैव यूज्ड अ कॉइल। अब कॉइल क्या, हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिराइव किया था, हमने डिराइव किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल, ये हमने डिराइव किया था। सो हम एक कॉइल यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट। तो अब वो देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। हाँ जी, तो ये एक ऐसा डायग्राम आपको दिखाई देगा, फिगर इज 12.2। अब जैसे मैंने कहा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग परमानेंट मैग्नेट वी आर गोइंग टू यूज़ अ कॉइल। ये दोनों कॉइल ऐसे आमने सामने रखे हैं एक दूसरे के, बहुत कम गैप उसमें आप रखोगे। ये है कॉइल 1, ये है कॉइल 2। कॉइल 1 इज कनेक्टेड टू रेओस्टेट, रेओस्टेट इसलिए सो दैट वी कैन चेंज द करंट थ्रू द कॉइल। देयर इज अ EMF, देयर इज अ स्विच and this is a coil, so we can control current through this coil using rheostat. We can also change the polarity of the battery so that we can change the direction of current passing through this coil. डायग्राम थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बट एनीवे दीज आर द टू कॉइल्स। इसको हम कहेंगे प्राइमरी और इसको हम कहेंगे सेकेंडरी। ये है आपकी प्राइमरी कॉइल और ये है आपकी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या होगा यहाँ पे, एज लॉन्ग एज देर इज़ नो करंट इन द कॉइल, क्योंकि स्विच जो है ना वो मैंने बंद कर दिया है, ऑफ है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से ये गैल्वेनोमीटर में भी कोई भी डिफ्लेक्शन हमें दिखाई नहीं देगा। अब क्या करेंगे हम, अब मैं इस स्विच को क्लोज कर दूंगा। वंस दिस स्विच इज़ क्लोज, जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूँगा I will see some momentary deflection in a galvanometer। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूँगा I will see the momentary deflection in galvanometer, but it is momentary deflection, यानी 1 मिली सेकेंड या कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डिफ्लेक्शन रहेगा और वापस से वो ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो आने का कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही मैंने ये स्विच को क्लोज कर दिया देयर इज़ अ सडन इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल, और ये सेम मैग्नेटिक फील्ड इसमें से भी पास हो रहा था। तो जैसे मैंने स्विच ऑन किया देयर इज़ अ सडन इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। उसकी वजह से क्या हो गया, एज देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज़ अ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। बट ये कंटिन्यूसली चेंज होगा क्या, नहीं, एक बार इसका करंट सेट हो गया, फाइनल वैल्यू पे रीच हो गया, सो करंट विल रिमेन कांस्टेंट।
अगर करंट कांस्टेंट है सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल विल बी आल्सो कांस्टेंट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है देन देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। हाँ, अब ये बाद में कंक्लूजन डिराइव किए गए, जो मैं बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हुआ इसलिए यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं हुआ। एज लॉन्ग एज देयर इज अ इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, अब वो बहुत थोड़े समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या फिर उससे भी कम समय के लिए रहेगा, उतने समय में ये जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होकर वापस से ज़ीरो पे आ जाएगा। हो गया, यहाँ तक आ गए। अब क्या, मैंने वापस से स्विच को बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा, करंट विल बी ज़ीरो। करंट ज़ीरो हो गया तो इनिशियल जो मैग्नेटिक फील्ड इससे एसोसिएटेड था वो सडनली ज़ीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है दैट मीन देयर इज अगेन मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, बट ये जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। यानी जब शुरू किया, जब ऑन किया तो मान लो कि डिफ्लेक्शन मुझे अगर इस डायरेक्शन में मिलता है तो बंद करने के बाद गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना वो पहले जिस डायरेक्शन में सेट हुआ था जब ऑन किया था, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में सेट होगा जब इसको मैंने बंद किया। ये था एक ऑब्जर्वेशन। दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन है इसमें कि अगर मैं करंट को चेंज करता हूँ, इफ़ आई चेंज द करंट देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर। क्यों? क्योंकि मान लो करंट एक फाइनल वैल्यू पे आ जाएगा, उसको आने के लिए बहुत समय नहीं लगेगा, इट विल टेक हार्डली फ्रैक्शन ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला कि स्विच ऑन करने के लिए टू रीच द मैक्सिमम करंट इट विल टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मिली सेकंड भी रह सकते हैं, इट में भी माइक्रो सेकंड। तो उतने समय में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर। अब मान लो कि करंट एक वैल्यू पे सेट हो गया, सो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी ज़ीरो। पर अगर मैं रियोस्टेट चेंज करता हूँ, सो एज लॉन्ग एज आई एम चेंजिंग द रियोस्टेट वैल्यू तो आई एम चेंजिंग द करंट, और अगर मैं करंट को चेंज कर रहा हूँ तो आई एम चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द प्राइमरी कॉइल, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो आई एम चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे ही पास हो रही है ना। सो आई एम चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी। सो एज लॉन्ग एज आई एम चेंजिंग द करंट देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो ये एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे उनको देखने को मिला। और कुछ ऑब्जर्वेशंस के हम देख लेते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे कर सकते हो कि अगर मैं दोनों कॉइल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, सो अगेन आई विल सी सम डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। और कुछ है, यस, व्हेन देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल्स, जो अभी मैंने कहा कि अगर इन कॉइल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस कम ज़्यादा करते हैं तो वेन एवर वी आर चेंजिंग द डिस्टेंस व्हेन देयर इज़ अ मोशन बिटवीन टू कॉइल्स, आप एक को चेंज करो, दूसरे को स्टेशनरी रखो, या फिर दोनों को एक साथ चेंज करो, देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व इन अ गैल्वेनोमीटर। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस लगभग हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हमने देख लिए हैं उससे एक कंक्लूजन्स बनाए गए। ये कंक्लूजन जिन्होंने बनाए वो है फैराडे, और इन्हीं के कुछ लॉज अभी हम देखेंगे। तो वी हैव अ नेक्स्ट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि क्या है, आइदर दिस इज़ अ कॉइल और इट मे बी अ मैग्नेट। तो इसमें ये पता चला कि ये जो मोशन है दोनों के बीच में, जो रिलेटिव मोशन है, ये अगर मैं स्लो करता हूँ तो पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन है वो थोड़ा कम है, लेकिन अगर ये मोशन में फास्ट करता हूँ सो डिफ्लेक्शन इन पॉइंटर इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू प्रीवियस वैल्यू। यानी जो करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है ना वो कम होता है, कब? जब ये रिलेटिव मोशन का जो स्पीड है वो थोड़ा कम है, यानी वी आर स्लोली मूविंग द coil or magnet. But if I am moving that coil or magnet very fast, in that case the deflection in galvanometer is observed to be greater than previous value. तो अब ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये देखे गए और हमें पहला लॉ ये देखने को मिला, फर्स्ट लॉ फैराडेज लॉ। तो फर्स्ट लॉ जो है ना वो ये कहता है, अभी हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ऑब्जर्व ये किया कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल देयर इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ। क्या दिया है यहाँ पे, वेन एवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फील्ड की जगह फ्लक्स सेम है दोनों,
सेम नहीं है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बट एनीवे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा. सो वेन एवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल. ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस, या फिर हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल, ऐसा भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं. ईएमएफ इंड्यूस हुआ, कहाँ से पता चला? ये पता चला इस गैल्वेनोमीटर की वजह से जो डिफ्लेक्ट हो रहा है whenever there is a change in magnetic field associated with the coil. अब दूसरा लॉ, तो पहला जो लॉ है ना ये उसको ये कह रहे हैं इट इज़ अ क्वालिटेटिव लॉ, और दूसरा जो लॉ है दैट इज़ क्वांटिटेटिव लॉ. तो दूसरा लॉ क्वांटिटेटिव लॉ कैसे हो गया? उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया. ऑब्जर्वेशन मैंने क्या बताया कि अगर ये कॉइल, प्राइमरी कॉइल या फिर मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, इसको अगर आप फास्ट मूव करते हो तो ऑब्जर्व करंट इज ग्रेटर, इसको अगर आप स्लो मूव करते हो तो करंट इज लिटिल बिट लेस. सो इससे ये पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ऊपर आपका ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है ये डिपेंड करता है. सो ईएमएफ इंड्यूस विल बी ग्रेटर इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो सेकेंड लॉ जो है दैट इज क्वांटिटेटिव लॉ, और वो क्या कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाय डी टी. ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. जितना फास्ट ये फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी, वो ये थी कि अगर ये दोनों की मोशन रुक गई, यानी दोनों अगर स्टेशनरी है, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल ले लो या फिर बार मैग्नेट ले लो, अगर ये स्टेशनरी है, देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल विल बी कांस्टेंट. और अगर फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल विल बी कांस्टेंट, इन दैट केस ये डी फाई बाई डी टी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये ज़ीरो हो जाएगा. इन दैट केस क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज जीरो, एंड हेंस हमें वहाँ पे कोई भी करंट नहीं मिला था. आपको याद होगा ये पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया है. सो इसका मतलब ये है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी. इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू टोटल फ्लक्स, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. और अगर फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज कांस्टेंट, it is constant, then there is no EMF induced in a coil. So it should be continuously changing flux. और इसलिए हमें यहाँ पे क्या पता चला कि जब हम इसको ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तभी हमें यहाँ पे मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, क्योंकि एक बार आपने उसे ऑन कर दिया, सो दैट करंट, यहाँ से जो करंट आई फ्लो हो रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू आई. तो जीरो टू आई जाने के लिए थोड़ा सा उसे समय लगेगा. इन दैट टाइम देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल. तो उस दौरान इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर. पर जैसे ही ये फाइनल वैल्यू तक आ जाएगा आई, सो फ्लक्स इज कांस्टेंट एंड देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस. और इसलिए ये मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में. इट इज़ हार्डली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. अब जब मैं इसको ऑफ करता हूँ तो करंट की वैल्यू डिक्रीज कहाँ तक हो जाएगी? आई से लेके जीरो हो जाएगी. तो इन दैट केस ऑल्सो देयर इज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, बट इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन. ये अपोजिट डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रा याद रखना. ये दूसरी बार मैं पॉइंट बता रहा हूँ. इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन. सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी. डी फाई बाई डी टी क्यों? इसके लिए भी जो एक पॉइंट, एक ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि वो ये है कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन बहुत फास्ट है. जितनी फास्ट रिलेटिव मोशन रहेगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा. ज़्यादा डिफ्लेक्शन यानी गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है? डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ज़्यादा करंट यानी ईएमएफ इंड्यूस विल बी ग्रेटर. ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हो रहा है? सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. ये जो ई है इट इज़ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी. देखो यहाँ पे कहीं पर भी हमने सेल ईएमएफ एसी सप्लाई कहीं पर भी कनेक्ट नहीं किया है, बट फिर भी इसमें ईएमएफ आ रहा है. और ये कैसे पता चला? हमें पता चला कि यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है और ये डिफ्लेक्ट हो रहा है. दैट मीन देयर इज अ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर. देयर इज नो कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन दिस कॉइल एंड दिस कॉइल. ये दोनों सेपरेटेड है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, ऐसा हम इसको बोलते हैं. सो ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में, और यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल हो सकती है या फिर यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट हो सकता है. So the EMF induced in a secondary is directly proportional to d phi by dt. E is equal to K
डी फाई बाय डी टी, E इज इक्वल टू के डी फाई बाय डी टी। और ये इक्वेशन आपको कहाँ पे पता चलेगा? यस, इट इज़ देयर इन आफ्टर इक्वेशन 12.1। और उन्होंने अब ये कहा है, उनका कहना ये है कि इफ़ ई डी फाई बाय डी टी, ये सब आप एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में लेते हो, जैसे CGS में ले लो या फिर SI में ले लो, कहीं पर भी ले लो, ये K की वैल्यू सारे की सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो सेम चाहिए। तो इन दैट केस K की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, K की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। पर एक यहाँ पे चेंज हमारी तरफ से हमें ये नज़र आता है, ये जो उन्होंने आगे किया है ये प्रीवियस सिलेबस में नहीं था। हालांकि ये जो पॉइंट आगे का है दैट बिलोंग्स टू लेन्स लॉ, जो आगे आने वाला है, बट वो क्या है वो हम देख लेंगे। पहले ध्यान दो, उन्होंने यहाँ पे लिख दिया E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, और ये जो माइनस है ना, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और वो डिस्कशन बेसिकली देना चाहिए था उन्होंने। माइनस करेक्ट भी है, बट इट शुड बी आफ्टर लेन्स लॉ जो आगे हैं, और उन्होंने यहीं पे दे दिया। सो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन दे हैव डिराइव्ड। एक और यहाँ पे मुझे दिखाई देता है वो है फ्लक्स रूल। व्हाट इज फ्लक्स रूल? तो फ्लक्स रूल ये है कि अगर सिंगल टर्न कॉइल है, देखो इट मे बी अ कॉइल, इट मे बी अ सोलेनॉइड, इट मे बी अ टोरॉइड, सबके लिए ये जो प्रिंसिपल है ना ये सेम है। फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, solenoid or toroid, if the flux is changing continuously then there is EMF induced in that material, in that coil, solenoid or toroid। इनमें से कोई भी एक रह सकता है, it may be a solenoid, it may be a toroid और it may be a coil। और अगर इस solenoid में या coil में या toroid में एक टर्न है तो फ्लक्स लिंकिंग इज phi, और अगर उसमें मल्टीपल टर्न्स है देन if n number of turns are there then flux linking will be n phi। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन मुझे दिखाई देता है जो यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस n d phi बाय डी टी। E इज इक्वल टू माइनस n d phi बाय डी टी, और इसको उन्होंने एक नाम भी दे दिया, इसको उन्होंने नाम दिया है फ्लक्स रूल, जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर में आपको बता सकता है, इट इज 12.4। तो ओवरऑल क्या पता चला हमें? ये पता चला जो हमने इसका जो ऑब्जर्वेशन था वो बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई एक पॉइंट से कि अगर देयर इज current passing through the conductor, that means when charges are moving, charge particles are moving, there is a magnetic field। सो उसका उल्टा हमने वेरीफाई करने की कोशिश की, हमने यानी उन लोगों ने, उन्होंने ये वेरीफाई करने की कोशिश की कि इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग इज देयर एनी मोशन ऑफ चार्ज? तो येस, देयर इज़ अ मोशन ऑफ चार्ज एंड दैट कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग दीज एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला, अगर आपके घर में ऐसी छोटी तार है, ऐसी कॉइल है, और टू डिटेक्ट द करंट कुछ ऐसा डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर या मल्टीमीटर ऐसा कुछ है, तो आप अपने घर में भी ये चेक कर सकते हैं इफ़ यू हैव मैग्नेट। बट इट शुड बी दैट मल्टीमीटर शुड बी सेंसिटिव। गैल्वेनोमीटर तो अभी मुश्किल है किसी के घर में होना, हार्डली पॉसिबल, बट अगर मल्टीमीटर है किसी के घर में तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो, अपने घर में भी इसे वेरीफाई कर सकते हो। और दिस इज़ ओनली द प्रिंसिपल ऑफ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर में ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये इसी प्रिंसिपल के आधार पे है कि देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, EMF इज इंड्यूस। याद रखना, द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी कंटिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तभी EMF इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के लिए चेंज होता है, जैसे यहाँ पे हुआ, स्विच ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो डिफ्लेक्शन विल बी ऑल्सो देयर फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो E is equal to d phi by dt, E is equal to 1 if you are using same unit of system for all quantities। यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ कही कि E का जो यूनिट है दैट इज इन वोल्ट्स एंड d phi by dt इज वेबर पर सेकंड। तो ये पूरा डिस्कशन यहाँ पे दिखाई देता है, पर एक और चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है, और वो ये है कि ये जो निगेटिव साइन यहाँ पे आ रही है, ये निगेटिव साइन
कहाँ से आ रही है ये पता नहीं चल रहा है, और ये हमें पता चलेगा जब हम लेंज लॉ यूज़ करेंगे, लेंज लॉ पढ़ेंगे। और उन्होंने ये पता नहीं ये पहले ही उन्होंने क्यों दे दिया ये मुझे नहीं पता, बट प्रीवियस सिलेबस में था, क्लियरली था कि फैराडेज लॉ जो था वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस तक था, यानी E इज इक्वल टू d/dt, यही तक ये लॉ था फैराडेज लॉ। ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेज भी था। फिर इसको वो ये बता नहीं पाया कि डायरेक्शन के बारे में उसने कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दिया था, फिर वो जस्टिफिकेशन दिया लेंज ने। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे लेंज लॉ से। कोई डाउट रहा, कोई डिफिकल्टी रही, डाउट सेशन में पूछ सकते हो या फिर ग्रुप में आप क्वेश्चन भेज सकते हो।